सबसे पहले बात बांग्लादेश में जन्माष्टमी की। बांग्लादेश में एक तरफ कट्टरपंथ है तो दूसरी तरफ हिंसा के शिकार हिंदू। कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं तो वहीं बांग्लादेश का हिंदू समुदाय जन्माष्टमी की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश में जो हालात हैं उसके बीच ऐसे आयोजन की सोच भी आसान नहीं है। जहां कट्टरपंथी इस कदर हावी हो वहां हिंदुओं ने उनसे डरने का नहीं बल्कि जवाब देने का फैसला किया है। संदेश साफ है, बांग्लादेश में जन्माष्टमी पर हिंदू झुकेंगे नहीं। हम तो मनाएंगे किंतु लेकिन नहीं मनाएंगे तो कहेगा जे डर से नहीं मनाया। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। बांग्लादेश से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की तस्वीरें तो आपने खूब देखी होंगी, लेकिन जन्माष्टमी की तैयारी की ये तस्वीरें चलते बांग्लादेश के बीच हिंदुओं की बुलंद हिम्मत को बयां कर रही हैं। आज जी न्यूज आपको हिंदुओं के जज्बे और सर्वधर्म सद्भाव की वो मिसाल दिखाएगा जो कट्टरपंथियों की नफरत के बीच प्यार और भाईचारे का संदेश बांट रही है। ढाका की इन गलियों में कट्टरपंथियों का खतरा तो है, लेकिन अत्याचार सहने के बावजूद बांग्लादेश की हिंदू आबादी भक्ति और आस्था को जीने की कोशिश कर रही है। चुपचाप तरीके से ही सही जन्माष्टमी मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक तरफ बांग्लादेश की इन गलियों में कट्टरपंथ की अंधी दौड़ जारी है, वहीं तख्तापलट के बाद जन्माष्टमी का त्योहार हिंदुओं के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा जारी है। कट्टरपंथियों के जाल में फंसे बांग्लादेश में मजहब देखकर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। आंदोलन के नाम पर हुए तख्तापलट ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। मगर तख्तापलट के बाद हिंदुओं के पहले बड़े त्योहार जन्माष्टमी पर फैसला लिया गया है कि धार्मिक परंपरा का पालन हर साल की तरह होगा। हालांकि इस बार डीजे नहीं बजेगा, रंगों की थोड़ी कमी होगी, लेकिन उमंग में नहीं। कल जन्माष्टमी और जन्माष्टमी बांग्लादेश की कैसी रहेगी हम तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं, क्योंकि जो स्थिति बांग्लादेश में है उन स्थितियों के बीच में परिस्थिति के हिसाब से बांग्लादेश में जन्माष्टमी मनाई जाएगी। कैसे? शांतिपूर्वक ढंग से, ताकि शांति बनी रहे। हिंदू इस बात को समझ रहे हैं और इसीलिए जो मंदिरों के अंदर है, जहां बड़े आयोजन होना है, वहां अंदर तैयारी हो गई है। पर ज़्यादा तामझाम बाहर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त बवाल चल रहा है। कहीं टकराव ना हो जाए, कहीं फिर से हिंसा ना भड़क जाए। लिहाजा बड़ी समझदारी के बीच में हिंदू जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया, उनके घर तोड़े, मंदिरों में आग लगाई गई, लेकिन हिंदुओं को डरा नहीं सके। अब की बार भगवान का भव्य तरीके से जन्मदिन नहीं मना पा रहे हैं, दिल में थोड़ा सा दर्द है। एक तो दर्द है, लेकिन देश का अवस्था हिसाबे, परिस्थिति हिसाबे हम लोग ये करेंगे। नहीं करेंगे तो बाद में पिछली बात में भेजल होगा, कहेगा जने इस बार नहीं करा तो सामने बार दरकार नहीं है, यही कहेगा सरकार। अच्छा, यदि आप जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे तो लोग कहेंगे कि आप डर गए। हाँ, ये कहेगा, इसलिए मना रहे हैं। हाँ, मजबूरी है मनाना। मजबूरी नहीं है, जरूरी है। हम तो मनाएंगे किंतु लेकिन नहीं मनाएंगे तो कहेगा जे डर से नहीं मनाया। बांग्लादेश के हिंदुओं को खतरे का एहसास है। वो जानते हैं कि हालात अब भी सामान्य नहीं है, इसीलिए जन्माष्टमी मनाने के तरीके में बदलाव किया गया है। क्या फैसला हुआ है, किस तरीके से मनाएंगे? फैसला हुआ है जिन मने मटकी नहीं फूटेगी, डीजे नहीं बजेगी, शांति से जन्माष्टमी मिसिल होगी। अच्छा, ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा, सुख हिसाब से चलेगा। अच्छा, सिर्फ प्रसाद वितरण होगा जो आपके हाथ में। हाँ। ढाका के सभी हिंदुओं के लिए बीते कुछ महीनों में ये पहला बड़ा आयोजन है। बांग्लादेश लंबे समय से जल रहा है। सभी त्योहार, धार्मिक आयोजन पर रोक है। लोग निजी कार्यक्रमों से भी बच रहे हैं। एक दूसरे से मिलना जुलना भी बंद है। हालात ऐसे थे कि घर से निकलना भी दूभर था। मगर अब जन्माष्टमी की तैयारी हो रही है। हालात सामान्य भले ना हो, लेकिन कट्टरपंथियों को संदेश देने की कोशिश की जा रही है। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। আমাদের সিলেট, বাংলাদেশের সিলেটে জন্মেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু।
আমরা সেই সিলেটের মানুষ, আমি জন্মেছি সিলেটে। এর জন্য আমরা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সেই নাম সংকীর্তন যাতে সর্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং নামেই মানুষ ভালো থাকে, আমি এইটাই বলতে চাই। जन्माष्टमी पर पुलिस और प्रशासन की भी नजर है। ढाका में इस पंडाल को तैयार करने के लिए इजाजत तो मिली है, लेकिन आसपास पुलिस का कड़ा पहरा है। सुरक्षा बलों की जबरदस्त तैनाती है। पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। हिंदुओं पर निगरानी रखी जा रही है। यानी जहां हिंदुओं का बड़ा आयोजन होना है वहां पहले से फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस हो, आर्मी हो, बड़ी तादाद में पूरे इस ढाकेश्वरी मंदिर के आसपास आपको छावनी नजर आएगी। क्यों? क्योंकि एहतियात के तौर पर। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हावी हो चुके हैं। हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के हौसले को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन जन्माष्टमी में एक तरफ जहां श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाएगा, वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच एक नई उम्मीद का भी उदय होगा। ढाका से प्रमोद शर्मा, जी मीडिया। एक तरफ जन्माष्टमी के आयोजन के जरिए कट्टरपंथियों को सख्त संदेश देने की कोशिश है, तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के गाल पर जोरदार भगवा तमाचा पड़ा है। कैसे, इसे समझिए। दरअसल जिन मंदिरों और पंडालों में जन्माष्टमी मनाने की तैयारी चल रही है, उन्हीं पंडालों में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भी तैयार की जा रही है। अब जरा सोचिए, जिस मजहब के नाम पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, वही हिंदू धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर हर किसी की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। आशियाने तबाह किए गए, बस्ती के बस्ती जला दिए गए, कई लोगों की बेरहमी से हत्या की गई, महिलाओं की आबरू को लूटा गया। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के धार्मिक चिन्हों के नामो निशान मिटाने की कोशिश तक की। मंदिरों को तोड़ा गया, पुजारियों पर हमले हुए। हिंदुओं के हौसले को तोड़ने के लिए बीते 20 दिनों में वो सब कुछ किया जो कट्टरपंथियों के बस में था। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं का हौसला नहीं टूटा। वो आज भी बांग्लादेश में रह रहे हैं। कट्टरपंथियों ने जिस मजहब के नाम पर हिंदुओं की जान ली, नफरत के जिन ठेकेदारों ने धर्म देखकर हिंदुओं का जीना दुश्वार कर दिया, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय उस मजहब और धर्म से ऊपर उठकर लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हम मानेंगे चार दिक में हमारा ढाका का बाहर में जो बनना हुआ था, हम लोग अनुष्ठान शिथिल करेंगे। वो अनुष्ठान का हम खर्च अधिक खर्च करेंगे। बात खर्च हम बन्ना दुर्गत इलाका में हम खर्च करेंगे। हाँ, खर्च करेंगे। तो बाढ़ पीड़ितों में सिर्फ हिंदुओं को खर्च करेंगे कि मुसलमान सभी? सब जात में, सब जात में, शुद्ध हिंदू नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, क्रिस्चियन, हम सब लोग को दान करेंगे बन्ना दुर्गत असहाय मनुष्य को। ढाका में जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है, लेकिन इसी बीच वहां बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री का भी इंतजाम किया जा रहा है, जो बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में भेजा जाएगा। सब हिंदू अटैक नहीं हुआ। हिंदू ऐसे ही होता है, वो सबके लिए करता है। देखिए, हम 62 साल में हिंदू निर्यातन अभी भी चल रहा है। हम क्या करेंगे? जो सरकार आता है, जो सरकार चेंज होता है, हिंदू को पूरा आक्रमण करता है। ये क्या के लिए? हम की देश के शादी में हम लोग का बाप दादा की जिद्द नहीं करेंगे। दरअसल बांग्लादेश के कई इलाके बाढ़ जैसी त्रासदी झेल रहे हैं। बाढ़ में फंसने वाले अधिकतर आबादी मुसलमानों की ही है। जब मजहब के नाम पर बांग्लादेश में अत्याचार और बर्बरता का ये खेल खेला जा रहा था, उस वक्त किसी ने हिंदुओं का साथ नहीं दिया। लेकिन प्राकृतिक संकट में फंसे बांग्लादेश को उन्हीं हिंदुओं से राहत की उम्मीद है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार यही भगवाधारी वॉलंटियर बाढ़ के बीच उतरते हैं, लोगों की मदद करते हैं, बाढ़ के बीच उन तक राहत पहुंचाते हैं। इस बार फिर तैयारी वही है, लेकिन हालात अलग हो गए हैं। हम लोगों का जो घर बाड़ी, जो मंदिर भांगचूर हो रहा है, इसीलिए हालात दिल से हम अच्छे नहीं है, खुश नहीं है। बाहर घूमने में डर लगता है, सेफ फील नहीं करते हैं। थोड़ा इस ड्रेस में थोड़ा फील होता है सिक्योरिटी, क्योंकि पूरा देश में अभी तक स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसीलिए हम भी
अनसिक्योर फील करता है। बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा पा रही। बाढ़ पीड़ितों तक व्यापक राहत भी नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन मंदिरों में हो रही यह तैयारी बता रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घर भले ही टूट गए, लेकिन उनका हौसला अब भी बरकरार है। ढाका से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात कुदरत के कहर की। अगस्त का महीना खत्म होने को है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बाढ़ की तस्वीरें आ रही हैं। सऊदी, चीन, मलेशिया, अमेरिका जैसे सुपर पावर भी कुदरत के क्रोध के आगे नतमस्तक हैं। कई रिहायशी इलाकों में पानी के प्रहार ने शहर की रफ्तार रोकी हुई है, तो वहीं नदियों और पहाड़ों पर हालात और भी खराब हैं। रेगिस्तान में जल प्रलय। चीन में कुदरत का क्रोध। इंडोनेशिया में तबाही। मलेशिया में जल तांडव। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुदरत का क्रोध आसमान से कुछ इसी तरह बरस रहा है। रेगिस्तान से लेकर महानगर, रिहायशी इलाकों से लेकर पहाड़ और जंगल, हर जगह कुदरत का क्रोध इसी तरह बरस रहा है। तस्वीरें सऊदी अरब की हैं। जिस इलाके में कभी रेगिस्तान हुआ करता था, वहां अब सैलाब है। शहर के शहर पानी में डूबे हुए हैं। भारी बारिश के बाद सऊदी के कई इलाकों में सब कुछ थम गया है। शहर के तमाम इलाकों में यही आलम है। कई दिनों से जारी भारी बारिश ने शहर को रोक दिया है। रेत की जगह पानी ने ले ली है। तबाही का ऐसा ही आलम है इंडोनेशिया का। राजधानी जकार्ता समेत कई शहरों में लगातार बारिश हो रही है। आसमान से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। बीती रात यहां फ्लैश फ्लड आने के बाद तबाही का मंजर है। इस हादसे में करीब 11 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अब भी लापता हैं। रात के अंधेरे में आए सैलाब ने इस पूरे इलाके को तबाह कर दिया। लोगों के आशियाने टूट गए। लोग जैसे तैसे अपना बेशकीमती सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट होने की तैयारी में हैं। मॉनसून की मार से चीन भी अछूता नहीं है। उत्तरी चीन के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियों का पानी सड़कों पर आ गया। चारों तरफ मलबा है। हेवी मशीनों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जबरदस्त बारिश के बाद मार्केट और रिहायशी इलाकों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। चीन के कई इलाके में ऐसे ही हालात हैं। कई इलाकों में नदियां अब भी उफान पर है। लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। अब जरा मलेशिया से आई इन तस्वीरों को देखिए। जिन सड़कों पर गाड़ियां कभी हवा से बातें किया करती थी, उन सड़कों पर अब गाड़ियां पानी के जंजीरों में कैद हैं। रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। अगस्त का महीना खत्म होने को है, लेकिन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हालात काफी खराब हैं। भारी बारिश से कई देशों में लोगों का जीना मुहाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब खबर भारत के यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस से जुड़े, जिसके दायरे में केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारी आएंगे। आने वाले दिनों में अन्य राज्य भी यूपीएस की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस इसे यू टर्न बता रही है और ओपीएस की मांग कर रही है। तो वहीं बीजेपी इस फैसले से अपनी पीठ थपथपा रही है। देखिए किस तरह यूपीएस पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है। केंद्र सरकार ने कल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का ऐलान किया। कांग्रेस ने यूपीएस में यू पर जोर देते हुए केंद्र सरकार के फैसले को यू टर्न करार दिया। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस की राय भी बटी हुई है। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष यूपीएस को यू टर्न बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी यूपीएस को एनपीएस का पर्यायवाची बता रहे हैं। कांग्रेस सरकार में वापसी पर
ओल्ड पेंशन स्कीम लाने का वादा दोहरा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि सरकार अभी और फैसले वापस लेगी। कर्मचारी तो ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहा है। आप न्यू पेंशन स्कीम लाए थे जिसको स्वीकार नहीं किया। अब आप यूनिफाइड, अरे नाम बदलने में तो भाजपा माहिर है। हमारा ये कहना है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, वो बहाल हो। जिस तरीके से केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी की अकल थोड़ी ठिकाने आई है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द और भी अन्य जो इन्होंने फैसले लिए, जैसे इन्होंने अग्निवीर का फैसला लिया जिसके अंदर लाखों लोगों को का जो सपना था फौज में जाने का उसको तोड़ा, उस फैसले को भी बहुत जल्द वापस लेंगे। दरअसल 2004 में एनडीए सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर न्यू पेंशन स्कीम लेकर आई थी और अब 20 साल बाद एनडीए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीए के साथ साथ यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प भी दे दिया है। तो क्या एनडीए सरकार ने यूटर्न ले लिया है? उसे समझने के लिए पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम को समझिए। रिटायरमेंट से पहले नौकरी के आखिरी 12 महीनों में मिलने वाली बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। इसके लिए कम से कम 25 साल की नौकरी जरूरी है। 10 से 25 साल के बीच अपनी नौकरी पूरी की है तो पेंशन उसी हिसाब से एडजस्ट कर दी जाएगी। कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी की है तो प्रति महीने कम से कम 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे। सरकारी कर्मचारी अपने वेतन का 10% यूपीएस में योगदान करेंगे। सरकार का योगदान अब यूपीएस के तहत 18.5% होगा। यूपीएस एनपीएस के मुकाबले कर्मचारियों के लिए फायदे का सौदा है, जो एनपीएस और ओपीएस के बीच का रास्ता नजर आ रहा है। बीजेपी यूपीएस के सहारे विपक्ष के ओपीएस मुद्दे को डिरेल करने की तैयारी में है। मैं समझता हूं ये देश के जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है और ये मुझे लगता है देश के लगभग 10 करोड़ लोगों के लिए, 10 करोड़ परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा समाचार है। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम को मुद्दा बनाया था और सरकार बनाने में भी कामयाब हुई, लेकिन राजस्थान में यह मुद्दा नहीं चला और कांग्रेस ने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से यूपीएस की पहल शुरू होने के बाद ओपीएस वर्सेस यूपीएस की जंग तेज होने वाली है। साथ ही सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आज पेंशन स्कीम पर ताल ठोकने वाली कांग्रेस ने 2004 से 2013 यानी 10 साल तक अपने शासनकाल में वापस पेंशन स्कीम को बहाल क्यों नहीं किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अंबेडकर नगर जिले में एक भ्रष्ट लेखपाल की गिरफ्तारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घूस लेने की शिकायत पर अयोध्या से आई एंटी करप्शन टीम ने जमीन की पैमाइश के नाम पर 10,000 रुपए की घूस लेते लेखपाल को गिरफ्तार किया है। सादे कपड़ों में पहुंची पुलिस टीम ने लेखपाल को रंगे हाथों दबोच लिया। देखिए ये रिपोर्ट। ये कोई कुश्ती नहीं चल रही है। हेलमेट लगाए जनाब लेखपाल हैं, दबोचे गए हैं। 10,000 नगद घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तस्वीरें अंबेडकर नगर की है, जहां घूसखोर लेखपाल की गिरफ्तारी का वीडियो सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। हुआ यूं कि लेखपाल जितेंद्र वर्मा जमीन की पैमाइश के लिए 10,000 की घूस मांग रहा था, लेकिन पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम को कर दी, जिसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिए एंटी करप्शन टीम सादे कपड़े में पहुंची। लेकिन लेखपाल ने जैसे ही घूस लिया, वो एंटी करप्शन टीम को देखकर भागने लगा, लेकिन एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को दौड़ाकर पकड़ लिया। लेखपाल भागने की कोशिश लगातार कर रहा था। भागने के दौरान लेखपाल जमीन पर गिर गया। एसीबी टीम के जवान से गुत्थम गुत्थी और पटका पटकी होने लगी। हेलमेट लगाया लेखपाल खुद को छुड़ाने की लगातार कोशिश करता रहा। गिरफ्तारी के साथ ही आरोपी लेखपाल का सड़क पर ही सैंपल टेस्ट हुआ। लेखपाल के हाथ को पानी में डुबोकर देखा गया तो रंग छोड़ने लगा, जिससे कंफर्म हो गया कि उसने वही नोट लिए थे जिस पर केमिकल लगाया गया था। घूसखोर लेखपाल और उसकी गिरफ्तारी का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। शौक बड़ी चीज है, ये कहावत आपने कभी ना कभी अपने जीवन में सुनी ही होगी। लेकिन खैनी खाने वालों के जो शौक हैं, उनका लेवल अलग ही तरह का है। गुटखा और खैनी खाने वालों को अगर आसमान में भी जाकर खैनी खाने का मौका मिले तो वो इसे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शौक बड़ी चीज है, इसे ही कहते हैं असली शौक। इज्जत जाए तो जाए, लेकिन जर्दा ना जाए। चचा की खैनी लगाने का अंदाज वायरल। खैनी खाने वालों का अपना अलग ही स्वैग होता है। आपने अस्पताल, ट्रेन और दूसरी जगहों पर लोगों को खैनी खाते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी प्लेन में किसी को खैनी खाते हुए देखा? अगर नहीं देखा है तो आज देख लीजिए। वीडियो में देख सकते हैं कि एक चचा बिंदास होकर प्राइवेट जेट के दरवाजे पर खड़े हैं और क्रू मेंबर के सामने ही खैनी या सुरती मसल रहे हैं। इसके बाद वो खैनी को इस अंदाज से मुंह में दबाते हैं कि वीडियो देखकर लोग बोल रहे हैं, चचा को विंडो सीट ही देना। हालांकि ये वीडियो कब और कहां का है, ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन तस्वीरें सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। वीडियो में खैनी खाते हुए दिख रहे शख्स ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। खैनी खा रहा ये व्यक्ति अपने शौक में ये भी भूल बैठा कि वो कहाँ खड़ा है और क्या खा रहा है। इस दौरान पास खड़ी एयर होस्टेस और दूसरे कर्मी भी उसे नजरअंदाज करते दिखे। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो पर अब लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, चाचा खा तो लिया, अब थूकोगे कहाँ? एक और यूजर ने लिखा, चाचा की हिम्मत को सलाम। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, चाचा अल्ट्रा लेजेंड है, हम सब जानना चाहेंगे कि ये शख्सियत कौन है। एक यूजर ने लिखा, चचा को विंडो वाली सीट दे देना। दूसरे ने टिप्पणी की, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी आज जमीन से दूर होने जा रहा है। वहीं कुछ और दूसरे यूजर बोले, इस पल को एक भारतीय ही समझ सकता है। वैसे कुछ भी हो, इस व्यक्ति का बिंदास अंदाज में खैनी खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।